कि आगे बहुत टफ चीज़ें होने वाली हैं 10th के कंपैरिजन में। चलिए काम की बात पे आते हैं। क्या पढ़ लिया हमने? हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का, लॉस बोल रहा हूँ, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसमें वी हैव डन, जो हमने कर लिया, हम पढ़ रहे थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और केमिकल कॉम्बिनेशन में वी हैव डन 4 लॉज: लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू लॉ Gay-Lussac's law of combining volume। Gay-Lussac's law of combining volumes। Gay-Lussac's ने क्या किया बेटा? अभी तक जो Gay-Lussac's ने किया, अभी तक हमने क्या किया कि जो एटम्स कंबाइन हो रहे थे, हमने उनके मास का रेशियो पढ़ा है। जो पीछे वाले लॉस हैं, जिसने पीछे वाले वीडियोस नहीं देखे, प्लीज इनको देखिएगा। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हमने क्या पढ़ा है? हम जो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं उनके मासेस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब Gay-Lussac's ने क्या किया? उसने बोला कि अगर एक गैसियस रिएक्शन होगा, क्या बोला? गैसेस के बीच में रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट्स भी गैस है, ठीक है, यानी कि पूरा रिएक्शन जो है वो गैसेस रिएक्शन हो अगर है, ठीक है, तो उनके वॉल्यूम के बारे में उसने रिलेशनशिप की, ठीक है। तो पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए कि जो Gay-Lussac's लॉ है वो गैसेस रिएक्शन के लिए है, और उसमें जो डिफरेंट रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनके वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है ये लॉ। क्या बोला? गैसेस, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है ये लॉ। अब ये बोलता क्या है? 1808 में इसने क्या बोला कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। पहली बात तो ये क्लियर होगी कि अगर मेरा कांस्टेंट टेम्परेचर है एंड अगर मेरा कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है, अगर मेरा गैसेस रिएक्शन है, इन केस ऑफ अ गैसेस रिएक्शन, इन केस ऑफ अ गैसेस रिएक्शन, ठीक है, द गैसियस रिएक्टेंट्स pairs a simple whole number ratio of their volumes, ठीक है, and also with the products, also with the gaseous products, ठीक है। यानी कि जो गैसेस रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे, अगर हम उनके वॉल्यूम को देखें तो उनके वॉल्यूम में एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, और वही रेशियो प्रोडक्ट्स में भी होगा अगर वो भी गैस है, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम समझेंगे, हमने बोला H2 गैस है प्लस Cl2 गैस है, और यहाँ पे 2HCl भी गैस बन रहा है, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ इसको देखिएगा, ये जो नंबर्स होते हैं इनको देखिएगा, हम बोलेंगे इसका एक वॉल्यूम, इसका एक वॉल्यूम और इसके दो वॉल्यूम, इसका एक H2 का एक वॉल्यूम और Cl2 का एक वॉल्यूम, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और H2 के दो वॉल्यूम बना रहे हैं। तो H2 और Cl2 के बीच में रेशियो क्या हुआ? 1:1 का। H2 और HCl के बीच में क्या हुआ? 1:2 का। और Cl2 और HCl के बीच में क्या हुआ? 1:2 का, जो कि एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। समझ में आया? इन नंबर्स को आप वॉल्यूम के टर्म्स में डायरेक्ट लिख सकते हैं, समझ में आया? जैसे मैंने बोला N2 गैस है प्लस 3H2 गैस है, मैं क्या बोलूँगा? यहाँ पे N2 का एक वॉल्यूम है, यहाँ पे H2 के 3 वॉल्यूम है, जिनमें की एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। अब प्रोडक्ट क्या बन रहा है? प्रोडक्ट जो बन रहा है दैट इज अमोनिया बन रहा है बेटा, और अमोनिया के दो वॉल्यूम है, यानी कि अगर मैं इन तीनों के वॉल्यूम के रेशियोज को देखूँ तो इसके बीच में N2 और H2 के बीच में 1:3 वॉल्यूम का रेशियो है, N2 और NH3 के बीच में 1:2 वॉल्यूम का रेशियो है, और H2 और NH3 के बीच में 3:2 वॉल्यूम का रेशियो है, जो कि एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। मेरी बात समझ में? अब देखो, एक हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन याद आया कुछ? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ा था, और उसमें हमने क्या पढ़ा था? डेफिनेट प्रोपोर्शन में कि एक कंपाउंड, जो भी कंपाउंड है, से फॉर एग्जाम्पल वाटर है, वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वेट्स हैं, जैसे 2 ग्राम ऑक्सीजन
16 ग्राम 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो इनके बीच का जो रेशियो आता है वो 1:8 आता है। ठीक है, यानी कि एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। तो गिब्स लॉ को हम गैसेस का लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, तो उनके वेट्स का रेशियो फिक्स होता है ना, ये बोलता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इसको हम गिब्स लॉ को हम गैसेस का लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसने क्या बोला कि जब गैसेस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होंगे, तो जब वो गैसेस रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो वो आपस में सब एक सिंपल होल नंबर रेशियो शो करेंगे। ठीक है, 1808 में ये दिया। अब देखो क्या हुआ, ध्यान से सुनो। हमने गिब्स लॉ पढ़ा, जो कि गैसेस जो रिएक्ट करती है और जो प्रोडक्ट बनता है उनके वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप है, और अकॉर्डिंग टू गिब्स जो कि एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके आगे चले तो हमने हमारे पास एक और टर्म है, इसको हटा दो मैं, कि आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा बच्चों। ठीक है, अगर मैं इसको हटाता हूँ और एक और छोटे से लॉ के ऊपर आता हूँ, क्योंकि बेटा ये जो लॉज हैं ये बहुत बड़ी चीज बनाने वाले हैं मिलकर। ठीक है, अगर मैंने इसको हटाया और मैंने यहाँ पे 6 लॉ डाला, 6 लॉ मेरा है, ठीक है, एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। अब देखो गिब्स क्या था, गैसेस के वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप था। ये ऐसे याद रखना है बच्चा, देखो याद करने का छोटे छोटे तरीके ट्रिक्स बनाया करो। नाउ व्हाट इज एवोगैड्रोस लॉ? तो गिब्स क्लियर हो गया। एवोगैड्रोस लॉ क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैस एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि क्या है गिब्स। बच्चे क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशन कर लेते हैं और फिर फंस जाता है। ठीक है, गिब्स क्या है, गिब्स क्या है, पिछला वाला लॉ क्या है, गैसेस के वॉल्यूम के बीच में एक सिंपल होल नंबर रेशियो रिलेशनशिप के बारे में बताता है। अब एवोगैड्रोस लॉ क्या बता रहा है, एवोगैड्रोस लॉ रिलेशनशिप बता रहा है वॉल्यूम ऑफ गैस और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो वॉल्यूम था, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में। और ये क्या बोल रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, equal volume of all gases contain equal number of molecules। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मेरे पास, ठीक है, दो गैसेस हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज, दो गैसेस हैं, यहाँ पे सपोज N2 गैस है और यहाँ पे सपोज H2 गैस है। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम अगर आ रहा है 1 लीटर, इसका वॉल्यूम भी आ रहा है 1 लीटर। ठीक है, और टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट है, तो जितने मॉलिक्यूल्स इसके होंगे, तो नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स जो होंगे, नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स वो बराबर होंगे नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स के। नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स के बीच में। क्या? तो टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है और गैसेस का वॉल्यूम भी अगर इक्वल है, क्या बोला, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है और गैसेस का वॉल्यूम भी अगर इक्वल है, तो दोनों के अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। यानी कि अगर इसके अंदर 100 मॉलिक्यूल्स है तो इसके अंदर भी 100 मॉलिक्यूल्स है। कितने होंगे वो बाद में जाके पढ़ेंगे। इसके अंदर अगर 200 मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर भी 200 मॉलिक्यूल्स होंगे। अभी मैं और भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ, पर अभी मैं अपने आप को लिमिट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आप होल कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको चीजें एक्सप्लेन करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, आज हमने 2 लॉ पढ़े, अभी हमने 2 लॉ पढ़े, एक था गिब्स लॉ और एक था डाल्टन्स लॉ। एक था वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप, एक वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में रिलेशनशिप। इन दोनों लॉस को पढ़ने के बाद हमारा एक नया कंसेप्ट डेवलप हुआ, जिसको कि हम बोलते हैं मोल कंसेप्ट। क्या बोलते हैं? मोल कंसेप्ट। क्या बोलते हैं? मोल कंसेप्ट। ठीक है, इन दोनों लॉस को पढ़ने के बाद मोल कंसेप्ट, जो कि हम इसके बाद आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, मेरे ख्याल से लॉस, गिब्स लॉ मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो आगे चलें। ठीक है, अब मैं जो नया टॉपिक आ रहा है, देखो
और चीज है, मेरे पास है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी 1808 में जब ये रिसर्च आया था, उसी समय डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी आई। अब डाल्टन ने क्या बोला, अभी तक हम रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके वेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, पर अभी तक कौन रिएक्ट करता है किससे, मतलब क्या चीज रिएक्शन में, क्या वो चीज है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। तो डाल्टन ने अपनी थ्योरी के कुछ पॉइंट्स बोले। इसने सबसे पहला वर्ड बोला एटम। क्या वर्ड बोला? एटम। ठीक है, उसने बोला जो भी मेटल, इसने एटम नाम की टर्म बोली, एटम नाम की टर्म। और जब एटम नाम की टर्म इसने बोली डाल्टन ने, तो किसी ने एटम का नाम सुना नहीं था पहले, तो हड़कंप मच गया उस समय। उन्होंने बोला ये क्या हो गया भाई, ये कहां से आ गया, ये कहां से टर्म आ गया, एटम नाम की कोई चीज ही नहीं था। इसने बोला जो भी मैटर, पहला वर्ड इसका था मैटर इज, मैटर जो है, जितना भी मैटर है, इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी मैटर, आपको पता है ये मार्कर एक मैटर है, तो उसने बोला जो भी मैटर है वो एटम से मिलकर बना। पहली बात है, अभी तक किसी ने बोला नहीं था, एटम का नाम तो दिया नहीं था, एटम किसी ने नाम नहीं लिया था। ठीक है, अब इसने 5-6 पॉइंट्स कुछ बोले। ठीक है, हम वो देख लेते हैं, हम उनको साथ साथ ये भी पढ़ेंगे कि क्या वो आगे जाके सही है पॉइंट्स या आगे जाके गलत है। और याद रखना, डाल्टन ने जो अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी, उसने सारे जितने भी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उनको स्टडी करने के बाद दी थी। ठीक है, समझ में आ गया? तो पहला पॉइंट क्या था कि मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है, इसका नाम है एटम। इसका सेकंड पॉइंट क्या है, इसका सेकंड पॉइंट क्या है, ठीक है, कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इससे छोटा पार्टिकल कोई है। ठीक है, बट लेटर ऑन क्या हुआ, लेटर ऑन क्या हुआ, ठीक है, डिस्कवरी हुई किसकी, आपको सबको पता है, ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके अलावा भी होते हैं पर हम यहां पे नहीं बोलेंगे। ठीक है, प्रूव्स दिस पॉइंट रॉन्ग। ठीक है जी, तो हमने क्या बोला, उसने बोला स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, मैटर जो हमने बोला स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, पहले पॉइंट बोल लेते हैं, पहले पॉइंट मैंने रिपीट कर दिया। ठीक है, ये पहला ही पॉइंट है, समझ लो। पर अब हम इसके उसके ऊपर आ रहे कि क्या बोला हमने, स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो हमने बोला, स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो हमने बोला, पर बाद में हमें क्या पता चला कि भैया रदरफोर्ड ने बोला इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, न्यूक्लियस भी होता है, उसके अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, है ना। तो ये सब अलग अलग साइंटिस्ट जब आएंगे, इतनी सारी चीजों को डिस्कवर करेंगे, तो बाद में ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद ये इन्वेंशंस, डिस्कवरीज आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ोगे, वहां जाके आप पढ़ोगे कि भाई इलेक्ट्रॉन कैसे आया, प्रोटॉन कैसे आया। तो बाद में ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, एटम, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट, सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। उसने बोला सेम एलिमेंट्स के जो एटम होंगे वो एक जैसे होंगे, दैट इज उनका शेप, साइज, मास एंड अदर प्रॉपर्टीज आर सेम। थोड़ा राइटिंग में बेटा कोऑपरेट कर लेना, थोड़ा राइटिंग आर सेम। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से, तो छोटा लिखने की आदत है मुझे। इसने बोला सेम एलिमेंट्स के जो एटम होंगे वो एक जैसे होंगे, पर अब क्या है, नोट। ठीक है, आपने आइसोटोप्स का नाम सुना होगा, आइसोटोप्स, सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास नंबर। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बोलो, 8 होता है। ठीक है,
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम, पर यहाँ पे मास नंबर 16 भी हो सकता है, मास नंबर 18 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है। तो क्या हो रहा है, मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट। डाल्टन ने क्या बोला था, सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कि उनका मास भी सेम होना चाहिए, शेप भी सेम होना चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए, मास भी सेम होना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए। पर लेटर जब हमने डिस्कवरी की आइसोटोप्स की तो हमें पता चला यार ये वाला पॉइंट भी पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि जो आइसोटोप्स होते हैं सेम एलिमेंट के होते हैं पर उनका मास नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसका क्या था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट are different in all respect, ठीक है। उसने बोला जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होंगे जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है, कार्बन और नाइट्रोजन के दो एटम्स जो होंगे वो पूरी तरह से अलग अलग होंगे, वही शेप साइज मास, बट आपने एक टर्म सुनी होगी, फिर नोट क्या टर्म आया, एक टर्म आया आइसोबार्स। इसमें क्या होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है बट सेम मास नंबर होता है। अब वो बोल रहे हैं डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, दो एलिमेंट के जो अलग अलग एलिमेंट होंगे उनके जो एटम्स होंगे बेटा वो हर रिस्पेक्ट में अलग अलग होंगे। पर जैसे मैंने बोला कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 14, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर अलग है, ये दोनों अलग अलग है पर मास नंबर देखो सेम आ रहा है, सेम अलग अलग एलिमेंट के एटम है बट मास नंबर सेम आ रहा है। तो डाल्टन का ये कहना कि सारे एटम्स के जो एलिमेंट्स होंगे वो अलग अलग होंगे वो पूरी तरह से सही नहीं है, यानी कि ये वाला पॉइंट भी पूरी तरह से सही नहीं है। तो हमने क्या बोला, हमने अभी डाल्टन के तीन पॉइंट पढ़े। उसने बोला कि मैटर जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से मिलकर बनी है और एटम जो एटम ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उससे छोटा कुछ नहीं होता। पर बाद में जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी पढ़ी तो हमें पता चल रहा है एटम के से भी छोटा पार्टिकल होता है, ठीक है। उसने बोला एटम्स जो सेम एलिमेंट के होंगे वो सेम होंगे हर रिस्पेक्ट में, पर हमें बाद में पता चला कि ऐसा नहीं होता, आइसोटोप्स उसमें मास नंबर सेम हो सकता है, ठीक है। तो उसने बोला एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। बाद में हमें पता चला कि जरूरी नहीं है ऐसा होगा, क्योंकि आइसोबार्स की जो डिस्कवरी हुई उसमें भले एटॉमिक नंबर अलग अलग है बट मास नंबर सेम है। यहाँ तक 3 पॉइंट मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे। तो आप देख रहे हो कि डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के ज़्यादातर पॉइंट गलत है। अब आप भी वीडियो में बना के डाल देना कि यार पहले पढ़ाते हैं फिर बाद में गलत बताते हैं, ठीक है। एक वीडियो मैंने देखा था फेसबुक में कि यार केमिस्ट्री बिल्कुल बकवास सब्जेक्ट है, पहले पढ़ाते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि गलत है तो पढ़ाए। बेटा देखो क्या होता है, उस समय पर जो 18th सेंचुरी 1808 में डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, तो उस समय उसके पास ना इंस्ट्रूमेंट्स थे ना प्रैक्टिकल करने के लिए बहुत अच्छी लैब्स थी। अब जैसे हम मास निकालते हैं, आज हमारे पास मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है जिससे हम किसी भी एलिमेंट का मास निकाल सकते हैं। उस समय मास निकालने के लिए कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो वो क्या करते थे, वो बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के अपनी चीज़ें बोलते थे, पर बाद में जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होती गई, एक्सपेरिमेंट्स और बहुत सारे हो गए, ठीक है, तो वैसे ही चीज़ें सही होती चली गई। अब हमने बोला 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। अब चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट क्या है बोलो, कोई बताएगा? पढ़ी होगी बचपन में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, atom is the smallest particle of matter which participates in chemical reaction। अब ये पॉइंट ऐसा है जो आज भी हम सही मानते हैं, सारी चीजें गलत नहीं है बेटा, ठीक है। तो एटम्स ने बोला कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो मैटर का कौन सा पार्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, हमने बोला, उसने डाल्टन ने बोला एटम। तो हम आज भी ये मानते हैं कि एटम जो है ऑल्दो इसके जो इससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, पर आज भी हम मानते हैं कि एटम ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है,
ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है, इस एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स बाद में इनको बोला गया मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसने क्या बोला कि एटम्स सेम एलिमेंट के डिफरेंट एलिमेंट के आपस में कंबाइन होंगे और कंपाउंड एटम्स देंगे, और कंपाउंड एटम्स मतलब एक से ज्यादा एटम्स, ठीक है, समझ में आया, उन्हीं को बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे हमने बोला Br प्लस Br मिलके क्या बनाएगा Br2, ये हो गया सेम एटम। अब हमने बोला हाफ H2 प्लस हाफ Br2 मिलके क्या बनाएगा HBr, ठीक है, तो ये कंपाउंड एटम्स हो, हाँ यार, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है इसका, ठीक है, ये उसने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को स्टडी करने के लिए दिया था कि व्हेनेवर, ठीक है, व्हेनेवर एटम्स कंबाइन, व्हेनेवर एटम कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, ठीक है, देन they combine in fixed whole number ratio, ठीक है बेटा। उसने बोला जब भी एटम्स कंबाइन होंगे तो उनके बीच में एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, और ये वाला जो पॉइंट आया था ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो कि आप पढ़ चुके हैं, प्लीज पुराना वाला वीडियो देखिए, और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, दो लॉस को कंबाइन करने के बाद दिया था। इनफैक्ट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तो डाल्टन ने खुद ही दिया था, समझ में आया। तो ये थे डाल्टन्स लॉ ऑफ थ्योरी के पॉइंट्स, ये पॉइंट भी सही है, ये पॉइंट भी सही है, तो पहले 3 पॉइंट बाद में जाके गलत हो गए, आखिरी के 3 पॉइंट्स बाद में जाके सही है। तो ये डाल्टन्स लॉ ऑफ थ्योरी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आज हम वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम एटॉमिक मास और मोलर मास के बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे जाके हमें इस चैप्टर में जो सबसे बड़ी चीज़ है दैट इज मोल कंसेप्ट एंड स्टिचियोमेट्री, वो बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो आज मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा, प्लीज़ रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है, चैनल अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, अगर नहीं पसंद आया तो अनलाइक। और अगर आपको लगता है कि आपको केमिस्ट्री अच्छी केमिस्ट्री सीखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पूरी 11 की केमिस्ट्री आने वाली है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।